जय हिंद सभी को। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पिछले चैप्टर में खत्म कर देते इस चैप्टर को पिछले लेक्चर में, लेकिन क्या हुआ था कि मतलब लेक्चर में थोड़ा सा लंबा हो गया था। मतलब इस लेक्चर के बारे में बोले थोड़ा सा पार्ट्स बच गया था, ठीक है, जो कि खत्म नहीं हो पाया था। लेकिन बोले थे इस लेक्चर में खत्म नहीं हो पाएगा तो अगला लेक्चर में ऐसा रहेगा अभी भी, और आज होगा कि ऐसा हम इसे खत्म कर देंगे। मतलब कि आज चैप्टर एंड हो जाएगा, चैप्टर 3 जो कि बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। आज खत्म करके हम लोग इसका एनसीईआरटी आज नहीं तो अगले लेक्चर में देख लेंगे। इसके बाद हम नए चैप्टर चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना क्या है और पीछे क्या पढ़े थे थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसके पहले बोले तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे क्या कि धातु जो होते हैं ना, धातु को हम उसके कंपाउंड से निकालते कैसे। जैसे कि NaCl के साथ पाया जाता था, MgCl के साथ पाया जाता था, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड के साथ पाया जाता और कार्बोनेट के साथ भी पाए जाते थे, और सल्फाइड एस के साथ पाए जाते थे। मतलब उन सभी धातु को हम लोग क्या करते थे, बाहर निकालते थे, और बाहर निकालना ही क्या था, उस प्रकार से हम लोग को धातु प्राप्त होता था। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, लास्ट में धातुओं को 99% शुद्ध करने के लिए सीख गए थे। कैसे शुद्ध करते तो आपको पता होगा। इसमें क्या किया जाता था, विद्युत अपघटन के द्वारा क्या करते थे, मेटल्स को 99% शुद्ध करते थे। क्योंकि मेटल्स को हम लोग यौगिक से बाहर तो निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यौगिक से बाहर निकालने के बाद मेटल्स 99% शुद्ध मिलता है। उसे प्योर अच्छी तरह से शुद्ध बनाने के लिए क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। यहाँ तक बातें हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ लिए थे और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला, वो भी लास्ट टॉपिक नहीं बोल सकते बिकॉज इसके बाद एक और टॉपिक है उसे भी खत्म कर देंगे, लेकिन ज्यादा लंबा है नहीं, ठीक है। ये टॉपिक आता है अंतिम का लास्ट, समझ में आई बात है, मतलब लास्ट का पहला। मतलब ऐसा बोल सकते हैं लास्ट तो है लेकिन लास्ट के पहले एक और भी मिलता है, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं इस कोरोजन, मतलब कोरोजन इस टॉपिक का नाम है। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, या तो हम बोल सकते हैं संक्षारण, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। संक्षारण को हम लोग कहते हैं कोरोजन इंग्लिश में, और हिंदी में बात करते हैं जंग लगना, जो कि चैप्टर नंबर 1 में आ गया था। आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो वहां पे पढ़े होंगे क्या होगा कि जब धातु से बने हुए कोई भी वस्तुओं को हम लोग खुली वायु में छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि उसमें धीरे 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 जंग लग जाता है। जंग लग जाता है और धीरे धीरे वह क्या होते जाता है, मतलब कि उस पर से परत हटते जाती है और वह मतलब कि खत्म होते जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जंग लगना या संक्षारण भी कहते हैं। समझ में आई बात है, तो वही बात है लिखा हुआ कि जब धातु से बनी हुई वस्तुओं को खुली वायु में छोड़ देने पर वायु में उपस्थित अन्य कारक आखिर किसके साथ रिएक्शन करेगा। धातु है तो भाई ये तो बात होता है कि किसी न किसी के साथ रिएक्शन करेगा, तो वही यहाँ पे बात है कि किसी न किसी के साथ रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन किसके साथ करता है, अन्य कारक। जैसे कि जलवाष्प हो जाए, जल की छोटे छोटे बूंदे होती है तो उसे कहते हैं जलवाष्प। अन्य गैस जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं वायु में, उन सभी से क्रिया करके अपने सतह के ऊपर एक पतली परत बना लेती है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण या तो जंग लगना कहते हैं। समझ में आई होगी बातें, क्लियर होगा। चैप्टर नंबर 1 की बातें हैं, आप थोड़ा सा यदि अच्छी तरह से रिवीजन किए होंगे तो यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण होता है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना मतलब कि देखिएगा कि जब लोहे से बनी हुई वस्तुओं को रखा जाता है खुला वायु में, तो नए नए में क्या होता है कि वो बहुत अच्छे चमकदार होता है। आपको बताया गया था धातु जो होती है कि मेटल हमेशा क्या होता है, चमकदार होता है। और वही होता है कील। जब नए नए कील लेते हैं, कील मतलब कोई भी लोहा हो सकता है, लोहा भी एक प्रकार का कील है जो लोहा से बना होता है। आप देखे होंगे छड़ जब नया आता है तो वह चमकदार होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो वायु में क्या होता है, जल होता है। यहाँ पे जल का फॉर्मूला H2O, मतलब कि जल वाष्प। ऐसा नहीं कि जल आपको दिखेगा लेकिन वाष्प के रूप में रहता है, उसे हम लोग कहते हैं जल वाष्प। और ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जो कि कैसा कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन। आप देखिएगा पहले सिल्वरी कलर यानी कि चमकदार होता है, लेकिन बाद में कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का, रेडिश यानी लाल कलर का हो जाता है। समझ में आई बात है। आगे कॉपर तथा सिल्वर का काला पड़ जाना। इसी प्रकार से चांदी, सिल्वर तो वही हुआ चांदी, चांदी मतलब वही, तो वही होता है कि कॉपर यानी आप देखे होंगे कि चम्मच यानी कि जो चम्मच बना होता है कॉपर एल्यूमिनियम जो भी इसका बना होता है, तो वो भी धीरे धीरे समय में क्या हो जाता है, काले हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको भी जब खुली वायु में छोड़ा जाता है, और वैसे तो वायु में रहता है लेकिन वह कम रिएक्शन होने के साथ उसका रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखे होंगे कि कॉपर का सिल्वर का नीचे रहता है तो वह कम रिएक्शन करता है, इतना नहीं करता है जितना कि आयरन करता है। इसी कारण से
वह कम रिएक्टिव होने के कारण उसमें कम जंग लगता है, ठीक है। और वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, काला हो जाता है। जैसे देखिएगा कॉपर जल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। यह कैसा कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का। उतना भी ज्यादा ब्लैक नहीं होता लेकिन कुछ मात्रा में ब्लैक हो जाता है। इसी प्रकार से सिल्वर यानी चांदी, कभी देखे होंगे चांदी को बहुत समय तक छोड़ दिया जाता है, तो ये भी क्या होता है, धीरे धीरे रिएक्शन करके क्या हो जाता है, काला हो जाता है। समझ में आई बात है। सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और ब्लैक कलर का हो जाता है। ये बातें आपको क्लियर होगा कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन मतलब जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग कोरोजन कहते हैं। सिंपल सी एक बात है, मैं डिफिनेशन देना चाहे तो ऐसे दे सकते हैं। समझ में आई बात है। एग्जाम्पल बस याद रखिएगा, लोहे में जंग लगना, कॉपर और सिल्वर का काला हो जाना, बस इतना बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि जंग लगना उपचयन या तो ऑक्सीकरण का उदाहरण। ये बातें बताइए, बहुत बड़ा ना बोल दिया क्या, नहीं ना, बहुत आसान। क्या कि आप चैप्टर 1 में ऑक्सीकरण या इसी का नाम होता है उपचयन, जो कि आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। वही बातें बोला जा रहा नोट में कि जंग लगना, जंग लगना मतलब कि ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो रहा है, अभी जुड़ रहा है ना। तो आपको बताया गया था जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन घटता है, दोनों में से कोई एक काम होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण या तो उपचयन कहते थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो घट नहीं रहा है लेकिन ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। समझ में आई बात है। देखिए तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है सबके साथ, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, एक प्रकार का उपचयन, इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण का उदाहरण। समझ में आई होगी बात, अच्छी तरह से क्लियर होगा यहाँ तक। अब आगे आते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ये कौन सा टॉपिक होता है, तो सिंपल सी बात है, जंग लगने से बचाना। मतलब क्या कि जंग लगने से बचाया कैसे जाए, ये प्रक्रिया हमें देखना है। तो जंग लगने से बचाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है। जैसे देखिए पहला लिखा गया पेंटिंग। पेंटिंग मतलब कि आप ऐसा होता है कि आप देखिएगा कि छड़ में जंग न लग जाए ना, इसकी वजह से उसके सतह पर पेंट कर दिया जाता है। पेंट मतलब हो सकता है पेंट किसी भी कलर का होता है, लाल नीला जो भी कलर का होता है, मतलब पेंट कर दिया जाता है। अब जब पेंट कर दिया जाएगा तो उसमें कितना भी बाहरी से जलवाष्प चला जाए, ऑक्सीजन चला जाए, तो वह अंदर नहीं जा पाएगा। पेंट के ऊपर क्या हो जाता है, बैठ जाता है, जो कि अंदर नहीं जा पाता और ना ही रिएक्शन कर पाएगा। इसी कारण से पेंटिंग करना क्या होता है, एक प्रकार का संचालन का उदाहरण। दूसरा बात क्या होता है, ऑयलिंग। ऑयलिंग मतलब क्या होता है, ऑयलिंग मतलब क्या होता है, तेल, मतलब कि तेल से उसके ऊपर मतलब कि सतह बनाना, ऐसे मतलब चिकना कर देना। जैसे कि आप देखिए धातु के ऊपर जब यदि तेल को यदि मालिश कर दिया जाए, ऊपर से हटा दिया जाए, मतलब चिकना कर दिया जाए, तो उसके ऊपर यदि पानी गिरेगा भी या तो ऑक्सीजन आएगा भी, तो वह रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब पानी तेल से गिरता है तो वह छलक कर नीचे आ जाता है। समझ में आई बात है। यही प्रक्रिया यहाँ पे होगा कि जब उसमें जल जाएगा भी ना, जलवाष्प के साथ रिएक्शन भी करना चाहेगा तो वह नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जल टिक ही नहीं पाए। इसी कारण ऑयलिंग भी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है संक्षारण को बचाने के लिए। तीसरा ग्रेसिंग, सेम वही प्रक्रिया, चिकना बनाने के लिए ऑयलिंग भी करते हैं, ग्रीसिंग भी करते हैं। ग्रीसिंग भी वही बात है, ग्रीसिंग के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण को बचाते हैं। आगे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब हिंदी में नहीं वही होता है, इंग्लिश में भी वही याद रख लीजिए। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अब यह क्या होता है, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें धातु के ऊपर, जिसमें जंग लगता है उसमें जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। ये जैसे देखिएगा कि जिंक क्या होता है, चमकदार होता है, तो धातु उतना चमकदार नहीं है, लेकिन क्या होता है कि चढ़ाने के बाद वह ज्यादा चमकने लगता है और वह क्या हो जाता है, संक्षारण से बच भी जाता है। सबसे पहले संक्षारित कौन हो जाता है, जिंक हो जाएगा और वह अंदर का मेटल बच जाता है। तो यह एक प्रकार का प्रक्रिया होता है, ठीक है। जिंक का लेयर चढ़ाना, बहुत ही पतली लेयर होती है। समझ में आई बात है। अगला है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग को हम लोग एनोडाइजिंग कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब यह क्या होता है, जिस प्रकार से इसमें लेयर बनाते हैं इसमें भी लेयर ही बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है। समझ में आई बात। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम लोग परत चढ़ाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एनोडाइजिंग। समझ में आई होगी बात है। अब इसके बाद एक और हमें पढ़ना है टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करें तुरंत, पहले इतना तक आप लोग उतारिए, इसके बाद वह खत्म करके चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात है। यहाँ तक देखिए ध्यान से, ये लास्ट टॉपिक क्या बोला जा रहा है, ऐसे तो ये जरूरी नहीं है लेकिन हाँ बात रही कि पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से क्या हुआ है, शुद्ध धातु का गुण मिश्र धातु से भिन्न होता है। समझ में आई बात है, क्या नहीं आई होगी, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि मिश्र धातु मतलब आपको पता होगा जब दो या दो से धातु, दो या दो से अधिक धातु मिलकर के एक नए धातु का निर्माण करते हैं ना, तो उसे हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। लेकिन शुद्ध धातु क्या होता है, जिसमें अन्य धातु नहीं मिले हो, तो उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध धातु। तो वो बोला जा रहा है शुद्ध धातु का गुण क्या होता है, मिश्रित धातु से क्या होती है, भिन्न यानी अलग होती है। एग्जाम्पल थ्रू जाने पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल थ्रू देखिएगा। शुद्ध धातु क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, आपको अक्सर पता होना चाहिए।
जैसे कि लोहा आप देखे होंगे तो लोहा इतना ज्यादा कठोर क्यों होता है? ये प्योर लोहा रहेगा ना तो प्योर लोहा इतना कठोर नहीं होता, लेकिन वह लोहा है वह क्या होता है, मिश्र धातु होता है। बताएंगे किस किस धातु का मिश्र धातु होता है, ठीक है। तो वह उतना मुलायम नहीं होता है, तो जो शुद्ध धातु होता है मुलायम नहीं होता, मतलब मुलायम होते हैं, जबकि मिश्र धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। पहला एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे शुद्ध लोहा मतलब शुद्ध आयरन प्लस में कार्बन, 5% कार्बन मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, कठोर एवं मजबूत लोहा बन जाता है। समझ में आई बात है? जो हम लोग लोहा का उपयोग करते हैं उसमें कार्बन मिला हुआ होता है, तब जाकर वह उतना कठोर होता है, नहीं तो वह मुलायम होता है, ऐसे मोटे से तुरंत से मुड़ा जाता है। समझ में आई बात है? अगला, आयरन, निकेल और क्रोमियम, ये 3 प्रकार की धातु याद रख लीजिएगा। आयरन यानी कि लोहा, निकेल यानी कॉपर, मतलब निकेल यानी धातु, और क्रोमियम धातु, मतलब 3 प्रकार का धातु है, आयरन, निकेल एंड क्रोमियम। 3 धातु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। क्योंकि आप देखे होंगे दुकानों में बहुत चिकने चिकने धातु मिलते हैं, ऐसा गोलाकार रहता है, बीच में खाली रहता है। समझ में आई बात है? तो ऐसा होता है तो उसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील बोला जाता है। तो वह क्या होता है, बहुत ही मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं होता, लेकिन इतना पतला होने के बावजूद भी कितना ज्यादा मजबूत होता है। तो वह किससे बना होता है, आयरन, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। आगे, जिंक और कॉपर मिलकर बनाते हैं ब्रास, यानी जिसे हम बोलते हैं जस्ता। जस्ता किसका किसका मिश्रण होता है, तो भाई याद रखिएगा, जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है, ठीक है। आगे, कॉपर और एसएन मतलब टीन, दोनों मिलकर बनाते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हम लोग कहते हैं कांस्य। कांस्य आप नाम सुने होंगे, एक प्रकार का मेटल से होता है, मिश्र धातु होता है। समझ में आई बात है? जो किसका किसका बना होता है, कॉपर और एसएन यानी टीन का बना होता है। आगे, लेड यानी पीबी मतलब होता है शीशा, जिसे हम लोग बोलते हैं लेड। लेड और टीन ये दोनों मिलाकर किसका बनाते हैं, सोल्डर तार। जानते होंगे आप लोग कि सोल्डर तार होता है, जो क्या होता है, बल्ब में पहले प्रयोग किया जाता था। बल्ब का जब तार होता है ना, वैसे तो फिलामेंट का बना होता है, लेकिन हाँ, आप ऐसा सोल्डर यानी तार होता है, सोल्डर ऐसे आप नाम सुने होंगे, वह भी एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, जिस जो किसका किसका बना होता है, लेड और एस एन मतलब कि टीना का बना होता है। टीन और यहाँ पे लेड यानी शीशा का बना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इन सभी में जो धातु पाया जाता है ना, इनका गुणधर्म मिश्र धातु से अलग होता है। ये रहा आपका मिश्र धातु, जैसे कि ब्रोंज मिश्र धातु है, कांस्य क्या हो गया, मिश्र धातु है, ब्रोंज वही कांस्य, और ब्रास मतलब कि जस्ता, ये हो गया मिश्र धातु। लेकिन इसमें से जो कॉपर हो गया धातु, जिंक धातु हो गया, टीन धातु हो गया और कॉपर धातु हो गया, मतलब ये सब क्या होता है, इनका गुण अलग होता है। ध्यान से देखिएगा, नोट पॉइंट एक लिखना है, इनमें से जस्ता तथा कांस्य विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, जबकि इनमें आने वाला कॉपर वहां पर विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। क्या बोला गया, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, जस्ता और कांस्य दो ऐसे मिश्र धातु है जो विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता। विद्युत का प्रवाह तो होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, निम्न मात्रा में होता है। जैसे इसमें विद्युत प्रवाह किया जाएगा तो करंट तक भी नहीं लगता, बहुत ही नॉर्मल करंट लगता है। समझ में आई बात है? लेकिन इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा कॉपर, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी कॉपर आ रहा है, और आपको पता है कि कॉपर बहुत ही अच्छा विद्युत का चालन करता है, जिस कारण से इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का वायर बनाया करते हैं। तो यह धातु था, इसके अंदर जो धातु आया ना, मिश्र धातु से अलग होता है। तो हमारा टॉपिक क्या था, मिश्र धातु का गुण, मतलब मिश्र धातु का गुण होता है वह धातु से क्या होता है, बिल्कुल ही अलग होती है। समझ में आई बात है? यहाँ तक आपका चैप्टर था, यहाँ से आपका चैप्टर द एंड हो जाता है, मतलब कि लास्ट हो जाता है, यही तक था। बाकी चैप्टर नंबर 3 क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। अब इसका केवल हमें एनसीईआरटी देख लेना है, एनसीईआरटी एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, आशा करके आपको यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो डाउट होगा आप लोग कर सकते हैं, समझ में आई बात है क्या?
तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।